हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ में आगे हम डिस्कस करेंगे लेजर मेथड एंड इको मेथड। ये दो लास्ट मेथड्स हैं हमारे इस चैप्टर के। इसके बाद में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस आपके जो होते हैं मतलब एनुअल एग्जाम्स उनके अंदर आने के चांसेस होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मूविंग ऑन टू लेज़र मेथड। तो लेज़र आपने देखा होगा कि कुछ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे या कई चीज़ों का जो ऑपरेशन करवाया जाता है, जैसे ठीक है, तो लेज़र का ऑपरेशन करवाया जाता है। जैसे स्टोन या जो पथरी जिसको बोलते हैं उसका ऑपरेशन लेज़र से भी हो जाता है, तो लेज़र ऑपरेशन भी बोला जाता है। या आप जब छोटे होते थे तो एक लेज़र लाइट आती थी, ऐसी कुछ होती थी दीवार के सामने, आप उसको जब दीवार पे उसको डालते थे तो एक पूरी आपको शेप बनी हुई दिखाई देती थी, रेड से कलर की आती थी, येलो कलर में, ऐसे कुछ अलग अलग फिल्टर्स होते थे, उसके आगे लगाते तो अलग अलग शेप्स बनती थी। ठीक है, तो लेज़र्स बेसिकली होता क्या है, लेज़र इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट सबको पता है क्या होती है, ठीक है, लाइट फोटो वर्ड जहां पे यूज करते हैं रोशनी। ओके, सो लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज छोटी है उसको बड़ा करना। एम्पलीफायर का नाम आपने सुना होगा, म्यूजिक सिस्टम्स में लगता, तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो एक हम फोन के अंदर म्यूजिक चलाते हैं और एक हम एम्पलीफायर के अंदर म्यूजिक चलाते हैं, तो दोनों की वॉल्यूम्स के अंदर क्या होता है, फर्क होता है ना। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो इंटेंसिटी होती है, जो साउंड होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देता है। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई साउंड वेव थी हमारे पास, साउंड वेव आपने 9th में पढ़ा होगा, तो एम्पलीफाई होने के बाद में जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। यहां से लेके एक्स एक्सिस से लेके इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है ना, यहां से लेके यहां तक की, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। और एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड है ना ये बढ़ जाता है, यानी कि इस ए की वैल्यू बढ़ जाती है। ये यहाँ पे ए था एम्पलीफाई जो एम्पलीट्यूड था, और यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड है, तो दोनों में आपको फर्क दिखाई दे रहा है। तो एम्पलीट्यूड को बड़ा करना या उसको इंक्रीज करना इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। ओके, बाय स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड का मतलब होता है किसी चीज को उकसा के, उकसाने का मतलब क्या होता है, एक लाइट है, जैसे आपके घरों में बैटरीज होती है, बल्ब्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो लाइट किसी भी डायरेक्शन में जाए ऐसे स्प्रेड होकर जा रही है, हम कुछ नहीं बोल रहे उसको किस वेवलेंथ की है, क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, वो होती है इंडिपेंडेंट। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, इसके ऊपर बाउंड्रीज लगा दी जाती है, इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि आपने इन प्रॉपर्टीज को सिर्फ ओबे करना है, यानी कि इसको उकसाया जाता है या उत्तेजित किया जाता है कि आपने सिर्फ यही काम करना है, यही आपकी वेवलेंथ होनी चाहिए, यही आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपने जाना है, दैट इज नोन एज स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड का मतलब बाहर से कुछ ना कुछ उसको फोर्स किया जा रहा है। आप बल्ब को ऑन करते हो तो क्या बोलते हो कि कमरे के इस कोने में लाइट जानी चाहिए, उसमें नहीं जानी चाहिए, ये तो हम नहीं बोलते ना। हर एक कोने के अंदर जितना उसकी इंटेंसिटी होती है उसके हिसाब से लाइट जाती है, बट लेजर क्या होगा, ऐसे एक बीम निकल के जाता है सीधा, और जिस चीज पे फोकस कराना होता है उसी पे जाके निकलता है। जैसे अभी लेजर लाइट मैंने आपको बताया, तो वो दीवार पे जाके स्ट्राइक करती थी, तो अलग अलग डॉट्स बन के आपको एक फिगर दिखाई देती थी, तो उसी को ऊपर उसको लिमिट किया होता था कि अगर आप ग्लास की फिगर लगाएंगे तो दीवार पे ग्लास बनेगा, अगर आप कार की फिगर लगाएंगे तो कार ही बनेगा, ये नहीं है कि कार वाली से कुछ और चीज बन जाए। ठीक है, अब आप जो घरों पे लाइट्स लेके आते हो, बल्ब लेके आते हो, आपके घर पे जो बल्ब है जैसी रोशनी वो दे रहा है वैसे तो अगर वो बल्ब पड़ोसियों के घर पे जाएगा वही देगा ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है उसके ऊपर। वही चीज है कि स्टिमुलेटेड का मतलब बाहर से कुछ फोर्सेस लगा के उसको फोर्स करना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसके ऊपर बाउंड्रीज उसकी निर्धारित कर देना। ओके, जो भी पैरामीटर्स उसके चेंज हो सकते हैं उनके ऊपर उनको कॉन्स्टेंट कर देना इन द सेंस। ओके, एमिशन का मतलब होता है एमिट होना। सो लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट की एम्पलीफिकेशन हो रही है, यानी कि लाइट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। कैसे, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड मतलब उकसाया हुआ लाइट को एमिट कर रहा है, उकसाने के बाद में, ओके, उत्तेजित करने के बाद में जो लाइट है वो एमिट हो रही है ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस यानी कि किरणें जिसको बोलते हैं, यूवी रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, ये काफी तरह की रेडिएशंस पढ़ते हैं। सो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन इज कॉल्ड लेजर। ओके, लेजर की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि लेजर को बेसिकली बोलते क्या है। नेक्स्ट है कि लेजर को हम
होता क्या है लेजर बेसिकली, देखो क्या होता है, इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा तेज, ओके। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ की लाइट, ओके जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है वो लाइट। जैसे हम बात करते हैं, आपने 10th के अंदर डिस्पर्जन में पढ़ा था कि ये प्रिज्म होता है, इसके अंदर लाइट आके स्ट्राइक करती है, फिर वो 7 कलर्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है, और हमारा विबग्योर बनता है। यही चीज हम बोलते हैं, विबग्योर बनता है। तो हर एक कलर की, वॉयलेट की अलग वेवलेंथ है, इंडिगो की अलग है, ब्लू की अलग है, ग्रीन की अलग है, येलो की अलग है, ऑरेंज की अलग है, रेड की अलग है, वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, और इसी के बेस के ऊपर हम इनको विबग्योर को अरेंज करते हैं ना। तो अब विबग्योर में हर एक की वेवलेंथ अलग है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट पीछे से आई है ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी वेवलेंथ पाई जा रही है। सो वो पर्टिकुलर लाइट या वो पर्टिकुलर रेडिएशन जिसके अंदर हम वेवलेंथ को लिमिट कर देते हैं कि एक ही सिंगल वेवलेंथ आएगी, वो कोई भी हो सकती है, उसको लिमिट कर देना, दैट इज नोन एज मोनोक्रोमैटिक होना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल बीम। यूनि का मतलब क्या होता है, हम काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, देखो यूनिडायरेक्शनल मतलब एक, बाई डायरेक्शनल मतलब दो, तो यूनिडायरेक्शनल का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है जिसके अंदर सिर्फ एक वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है और वही पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाती है। तो मान लो ये आपका कोई लेजर का सोर्स था, यहां से बहुत पतला सा बीम जाएगा इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर और इस ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगा, ओके बहुत ज्यादा तेज लाइट जाएगी, मोनोक्रोमैटिक एक सिंगल वेवलेंथ की। और यूनिडायरेक्शनल बीम, अब देखो अलग अलग वेवलेंथ आएगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आती हैं, तो लाइट की जो डिस्पर्जन होती है वो इंक्रीज होती जाती है, वो फेड होती जाती है, तो एक सिंगल वेवलेंथ चूज कर ली जाती है डिस्टेंस को देख के, ठीक है, ताकि ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क ना पड़े, ओके। लेजर क्लियर हुआ। लेजर क्या होता है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसकी एक ही डायरेक्शन होती है और बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट जो है, ये बहुत ज्यादा इंटेंस रेडिएशन जो है उसमें से निकल के जाती है। डन। नेक्स्ट इज लेजर बीम को यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसका, फ्रॉम ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। अर्थ से, धरती से जो चांद है उसका जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है लेजर बीम को। यानी कि अर्थ से लेजर बीम को छोड़ा जाता है मून तक और मून से वो रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आ जाता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड को पर्टिकुलर नोट किया जाता है। और जैसे हमने पैरालैक्स में किया था, जैसे हमने सोनार में किया था, जैसे हमने रडार में किया था, वैसे ही क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लिया जाता है। वहां पे हम लेके चलते थे दैट इज वेलोसिटी। हमने लिखा था डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू v इंटू टी बाय 2। वहां पे हमारे पास साउंड वेव्स थी, माइक्रोवेव्स थी, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी, तो v इज रिप्लेस्ड बाय c। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट को किससे लिखते हैं, c से, और c की वैल्यू क्या होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसी ही कुछ होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो यही बस एक डिफरेंस था इसके अंदर। अब क्या होगा, अर्थ से ये लेजर का जो बीम है ये छोड़ा गया और वापस आ गया ये कहाँ पे, अर्थ के ऊपर। तो मान लो इसको कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज d। और हमें पता है कि लाइट किस वेलोसिटी से मूव करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c से मूव करती है और c की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो अब हमें जब t पता लग जाएगा, c हमें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो लेट t टाइम टेकन बाय द लेजर बीम इन गोइंग टू एंड रिटर्निंग, गया है और वापस आया है, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, क्योंकि एक बार जाने का और एक बार आने का डबल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तभी डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। हमें तो एक ही d की वैल्यू चाहिए ना, तभी ये 2d का 2 नीचे आ जाता है। तो टाइम कितना लगा जाने और आने में, दैट इज t टाइम लगा। सो द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज d इज इक्वल्स टू c इंटू टी बाय 2। तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा बाय यूजिंग लेजर मेथड। लेजर मेथड में आपने ये चीज
चीज याद रखनी है कि आप लाइट के बीम को यूज कर रहे हो, एक लेजर बीम को यूज कर रहे हो। और लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एक लाइट की एम्प्लीफिकेशन है, लाइट वेव्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो क्या है? मोनोक्रोमेटिक है, यूनिडायरेक्शनल है और बहुत ज्यादा इंटेंस है। बहुत ज्यादा इंटेंस का मतलब क्या होता है? आप घरों पे बोलते हो ना कि लाइट डिम है और तेज है, यानी कि डिम होने का मतलब क्या होता है कि इसकी इंटेंसिटी कम है, वो ज्यादा जगह को रोशन नहीं कर पा रही है, ज्यादा जगह पे रोशनी नहीं कर पा रही है। तेज होने का मतलब क्या होता है? पूरा कमरा जो है वो आपको दिन के उजाले जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी और पूरा कमरा जो है वो लाइट से जगमगा रहा है, रोशन है, हर एक चीज आपको प्रॉपरली दिख रही है। ओके, सो ये था लेजर, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में चलते हैं लास्ट मेथड, दैट इज इको मेथड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज इको मेथड। इको क्या होता है? देखो, आप किसी खाली कमरे के अंदर जिसके अंदर सामान नहीं है, या कहीं पे पहाड़ों के यानी कि हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आप जो बोलते हो ना वही आवाज़ आपको वापस सुनने को मिलती है। ठीक है, खाली कमरे में जाके बोल के देखना, वही सेम आवाज़ आपको वापस मिलेगी, दैट इज नोन एज इको। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हेलो कोई है यहाँ, अब देखिए वापस आ रही है ना, साथ साथ में आपको आवाज़ वापस दिख रही है। देखो हेलो कोई है यहाँ, अगेन कमिंग बैक। ओके, सो इसी चीज को इको बोला जाता है। सो इको बेसिकली क्या होता है? द फिनोमिनन, एक फिनोमिनन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन यानी कि दोहराया जाता है, आगे बार बार होता है। ठीक है, ए साउंड ऑन ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल, जैसे यहाँ आप बोलते हो, आपके मुंह से जो साउंड की वेव्स निकलती है ना, वो किसी ऑब्स्टेकल से, ऑब्स्टेकल यानी कि किसी रुकावट के साथ, ठीक है, किसी रुकावट के साथ, किसी दीवार से टकरा के या किसी पहाड़ी वगैरह से टकरा के वापस क्या है, वापस मुड़ जाती हैं और वापस मुड़ के वापस आपके पास आ जाते हैं। तो ये कई बार होता है, एक बार नहीं कई बार होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इको। इको के अंदर क्या होता है? एक साउंड वेव जो है वो सेंड की जाती है ऑब्स्टेकल के अंदर, ऑब्स्टेकल के पास। ठीक है, जैसे ये ऑब्स्टेकल है कोई, यहाँ से मेरे मुंह से साउंड वेव्स निकले, इस ऑब्स्टेकल से टकराएंगे और वापस मेरे तक आ जाएंगी। ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व द टाइम इट टेक्स टू रिटर्न। हम क्या करते हैं, ये कोई साउंड है, मतलब साउंड का जो है सोर्स है, इससे कुछ आवाज निकली है, जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, और किसकी तरफ, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये कोई दीवार है या कोई ऑब्स्टेकल है उसकी तरफ गई है, और उससे टकरा के जो आपको रेडिश लाइंस दिख रही हैं उनकी तरफ ये मूव कर गई है। रेडिश लाइन में आपको दोबारा दिखा देती हूँ, थोड़ी सी फेड हो रही है, ये वाला ऐसे करके ये क्या कर रही है, वापस बैक आ रही है। ठीक है, ये वाला ऐसे ये वापस बैक चली आ रही है, यानी कि ऑब्स्टेकल से टकराई है और वापस मुड़ गई। ओके, सो पहले देखो यहां से यहां गई, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहां से यहां आई, फिर x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास? 2x हो गया। और यहां से यहां जाने में इनको टाइम कितना लगा? t। अब हमें पता है कि यहां से यहां जाने में और वापस आने में दोनों का टाइम t है। ठीक है, दोनों का टाइम t है, रिटर्निंग, गोइंग एंड रिटर्निंग, दोनों का टाइम, गई थी उसका और रिटर्न जो हुई है वापस, उन दोनों का टाइम हमारे पास क्या है? t है। सो देखिए, एक साउंड वेव को भेजा हमने ऑब्स्टेकल की तरफ, ऑब्स्टेकल से टकरा के वो वापस कहाँ पे आ गई? इसी साउंड के सोर्स तक आ गई। मतलब आप बोले, आपकी आवाज जो है वो दीवार से टकराई और वापस आपके पास आ गई, तो वो जो दीवार है वो ऑब्स्टेकल है और आप जो हो वो साउंड का सोर्स हो, तो आपकी दीवार तक गई है आवाज, ये दीवार थी, तो यहाँ से एक डिस्टेंस ये चल के गई, मान लो ये इतना डिस्टेंस x था और यही चल के ये वापस आई x, तो 2 डिस्टेंस हो गया। इसको जाने और आने में t टाइम लगा, ओके, वापस आने में। तो हमने मान लिया डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्स्टेकल इज x डिस्टेंस है हमारे पास सोर्स और ऑब्स्टेकल का बीच का, तो टोटल डिस्टेंस जाने आने का कितना हो गया? 2x हो गया। आप स्कूल जा रहे हो, दैट इज x, स्कूल से वापस घर आ रहे हो, दैट इज 2x। जितना सुबह चल के आप स्कूल गए थे उतना ही तो चल के वापस घर आओगे, तो वो 2x हो गया ना। अगर आप 10 किलोमीटर चल के सुबह स्कूल गए हो तो शाम को वापस 10 किलोमीटर चल के घर आओगे, तो टोटल कितना हो गया? 20। अगर x 10 था तो 2x करेंगे तो 20 हो गया ना, वही चीज है। अब ये गोइंग और रिटर्निंग बैक दोनों का टाइम था। अब स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस मान लो s, स्पीड हमारी s स्पीड से हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं, और उन्होंने 2x डिस्टेंस कवर किया था, ये था, और उनको टाइम कितना लगा? t टाइम लगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो s इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। वही सेम मेथड है जो हमने रडार, सोनार और लेजर के अंदर किया था, सेम चीज है। ठीक है, बस आपने
जो मेथड्स है ना, आपने जो चीज यूज करनी है इनके अंदर वो अलग अलग हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको कंप्लीटली बता देती हूँ कि हमने किस मेथड के अंदर कौन सी चीज जो है वो यूज करनी है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस मेथड के अंदर हमने क्या किया था। ठीक है, ओके। सो इसको रब करते हैं। जिन्होंने नोट नहीं किया वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो हम वन बाय वन देखेंगे कि हमने किस मेथड के अंदर कौन सी चीज को यूज किया, यानी कि किस किस चीज को यूज किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पैरालेक्स मेथड। ठीक है, इसके अंदर जो हम मीडिया है वो कुछ यूज नहीं करते। यहां पे हम क्या है, 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेते हैं, 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। यहां पे क्या होते हैं, 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होते हैं। ओके, और कोई भी हमने लाइट वगैरह कोई यूज नहीं की थी। एक लेफ्ट आई से देखने पे पेन यहाँ पे था, राइट आई से देखने पे थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता, दैट इज नोन एज पैरालेक्स मेथड। उसके बाद में बात करते हैं सोनार की। सोनार के अंदर हमने यूज किया अल्ट्रासोनिक वेव्स। किसको यूज किया, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, उसके बाद में हमने किया रडार। रडार के अंदर हमने यूज किया रेडियो वेव्स को। ओके, उसके बाद में हमने लेजर किया। लेजर के अंदर हमने लाइट वेव्स को ही यूज किया है, बट कौन सी लाइट वेव्स को, जो मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है, इंटेंस है, यूनिडायरेक्शनल है, ऐसी लाइट वेव जो है उसका यूज किया है। ओके, लास्ट हमने किया दैट इज इको मेथड। इको मेथड के अंदर हमने क्या यूज किया, साउंड वेव्स। ओके, साउंड वेव्स को यूज किया। अब ये जो इतने सारे के सारे हमारे प्रोसेसेस थे ना, इनके अंदर एक प्रोसेस लग रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के अंदर ये काम करते हैं। सोनार है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, वो गई है समुद्र के पानी के अंदर और किसी अगर आगे चट्टान है, आगे कोई बड़ी मछली है, उससे टकराएंगी, वापस आएंगी, रिफ्लेक्शन। रडार है, रेडियो वेव्स गई थी स्पेस में, अगर उनके रास्ते में कोई प्लेन आ जाता था तो वो प्लेन से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, अगेन रिफ्लेक्शन। लेजर है, लेजर लाइट जो है उसके अंदर भी हम यही यूज करते हैं, वो भी क्या करती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अर्थ से मून के ऊपर लेजर का बीम भेजा जाता है, मून से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आ जाता है, अगेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। इको की बात करते हैं, साउंड एनर्जी निकलती है आपके मुंह से, किसी दीवार या पहाड़ या कोई भी चीज से टकरा के वापस आपकी तरफ आ जाते हैं रिफ्लेक्ट होके, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द 5 मेथड्स जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसी के साथ आपका जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारे एरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार एक टेबल बना के लिख लीजिए, आपको थोड़ा सा याद रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ।